हेलो दोस्तों, हम हमारे एक प्रकार से अगर हम देखें तो यूपीएससी के जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन है उसके लिए जो स्पेक्ट्रम बुक है उसके बारे में हम काफ़ी अच्छी तरह से अब तक पढ़ चुके हैं और आगे भी हम काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारा एक प्रकार से हम देखें तो हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम शुरुआत करेंगे कि क्या और किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई। जिससे पहले कि हमने कल तक क्या पढ़ा था या फिर लास्ट वीडियो तक हमने क्या पढ़ा था, वो ये था कि किस प्रकार से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसके बारे में एक प्रकार से नींव रखी गई और किस प्रकार से उसकी अगर हम देखें तो उस समय की कैसे क्या क्या ऐसी सिचुएशंस थी और जो एक प्रकार से हम देखें कि जो इरविन थे उस समय उस उनके सामने जो डिमांड्स रखी गई तो उन्होंने क्यों उसे रिजेक्ट किया और किस इनकी रिजेक्शन की वजह से क्यों हमने एक प्रकार से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसकी शुरुआत करने की हमने एक प्रकार से नींव डाली। जिसके बाद हम बात करते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और द साल्ट सत्याग्रह एंड अदर अफसर। जिसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि जो गांधी जी ने सबसे पहले की 11 डिमांड्स रखी कि क्या क्या 11 डिमांड्स है गांधी जी की, और उन्होंने इसके अंदर की हमारी अगर ये 11 डिमांड्स अगर मान ली गई तो हम एक प्रकार से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। जिसमें अगर हम देखें तो ये सबसे पहले स्टार्ट किया गया था जिसमें कि लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ, जिसमें गांधी जी ने ये 11 डिमांड्स को प्रपोज किया और साथ ही में उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि जनवरी 31 1930 को ये तक अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो हम एक प्रकार से ये मूवमेंट लॉन्च कर देंगे। जिसके बाद में उनकी डिमांड्स इस प्रकार की थी कि जैसे कि अगर हम देखें तो जो जनरल जनरल जो लोग मतलब एक प्रकार से तो कॉमन पीपल से रिलेटेड जो जो डिमांड थी वो थी कि एक प्रकार जो आर्मी और जो सिविल सर्विसेज के ऊपर जो आप एक्सपेंडिचर करते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं, उसको रिड्यूस किया जाए जो भी 50% तक, कि जो अगर आप आज 100 रुपये उनके ऊपर एक खर्चा कर रहे हैं तो आप उनको 50 रुपये तक लेके आओ। तो इस प्रकार जो 50% तक आपको रिड्यूस करना चाहिए। उसी के साथ जो जो एक प्रकार से जो अलग जो प्रोहिबिशंस है उनको भी एक प्रकार से इंट्रोड्यूस किया जाए और साथ ही में जो क्राइम इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी रिफॉर्म्स लाए जाएँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा करप्शन से भरी हुई है। एक प्रकार से वो जो इंडियंस हैं उनको एक प्रकार से अगर हम देखें तो क्रिमिनल्स ही मानते थे। तो इसके प्रकार उनका नेक्स्ट है कि जो आर्म्स एक्ट आया आप उसमें चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि आपको एक प्रकार से हमें जो फायर आर्म्स हैं उनके लाइसेंसेस इश्यू करने के बिल्कुल भी हमें हमारा हमारा कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए। और उसी के साथ हम हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाए और जो पोस्टल रिजर्वेशन बिल है उसको एक्सेप्ट किया जाए। तो इसी प्रकार की ये डिमांड्स अगर हम देखें तो ये कॉमन पीपल्स की डिमांड थी। और उसी के साथ हम बात करते हैं जो बुर्जुआ डिमांड थी या फिर जो एलीट लोगों की डिमांड थी कि जो जैसे जो रुपीज स्टर्लिंग जो एक प्रकार से जो एक्सचेंज रेट है उसको एक प्रकार से आप जो आप मैनिपुलेट करते हो उसको कंट्रोल किया जाए। और उसी के साथ एक प्रकार जो एक इंट्रोड्यूस टेक्सटाइल प्रोटेक्शन की जो टेक्सटाइल्स है जो भारत के अंदर टेक्सटाइल्स बनते हैं उनके लिए प्रोटेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाए। और साथ ही में जो कोस्टल शिपिंग है, कोस्टल के जो शिपिंग एरियाज है वहाँ पे इंडियंस को भी एक प्रकार से रिजर्वेशन मिले, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स को रिजर्वेशन मिल रहा है उसकी वजह से इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। और इसी के साथ इंडियंस के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज है उनको भी रिड्यूस किया जाए। तो इस प्रकार की जो बुर्जुआ डिमांड थी फिर जो एलिट डिमांड थी एक प्रकार से हम मान सकते हैं कि जो बिजनेसमैन से रिलेटेड डिमांड्स थी तो ये डिमांड्स ये थी। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि एक नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा इस जो वीकेस्ट तबका था जैसे कि पीजेंट्स थे उनकी क्या क्या डिमांड्स थी, तो वो थी कि जो लैंड रेवेन्यू थी उसको 50% तक रिड्यूस किया जाए और साथ ही में जो साल्ट टैक्सेस चलते थे और जो गवर्नमेंट की साल्ट मोनोपोली थी उसको भी अबॉलिश किया जाए। तो ये डिमांड्स अगर हम देखें तो अलग अलग सभी लोगों की डिमांड्स को जो 11 पॉइंट्स के अंदर रखा गया और जिसको एक प्रकार से गांधी 11 डिमांड्स के रूप में भी माना जा सकता है, या फिर 11 एक प्रकार से जो डिमांड्स थी वो गांधी जी ने एक जो उस समय के तत्कालीन वाइसरॉय थे इरविन उनके सामने रखी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि वाई साल्ट वो चूजन एज द इम्पोर्टेंट थीम की क्यों केवल और केवल नमक को ही एक प्रकार से इसके लिए चूज किया गया, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि देयर इज नो अदर आर्टिकल लाइक साल्ट, कि साल्ट साल्ट के अलावा अगर हम देखें तो साल्ट के अलावा ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं है जो एक प्रकार से लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है। साथ ही साथ आउटसाइड वाटर बाय टैक्सिंग विच द गवर्नमेंट कैन रीच द स्टार्विंग मिलियंस, की गवर्नमेंट एक प्रकार से जो मिलियंस जो एक प्रकार से भूखे रहे उन तक पहुंचे। साथ ही में जो एक प्रकार से जो बीमार हैं, एक प्रकार से जो मैम्ड हैं और साथ ही में जो एक प्रकार से हेल्पलेस पीपल्स हैं वहाँ तक पहुंचे, तो इसके लिए एक प्रकार से साल्ट को ही एक प्रकार से हम माध्यम बना सकते हैं। और इसी के साथ हम बात करते हैं जो पोल टैक्स है और एक प्रकार से जो पोल टैक्स है उसको ये भी एक प्रकार का ह्यूमन इनह्यूमन टैक्स है, तो इसको भी आप हटा सकें। तो इसके लिए जो साल्ट को अगर हम देखें तो मेनली अगर देखा जाए तो साल्ट को क्यों चूज किया गया था, तो ये इसका मेन मकसद था। उसी के साथ हम बात करते हैं कि डांडी मार्च, कि उसके जो साल्ट से सत्याग्रह हो उसके लिए डांडी मार्च एक गांधी जी के द्वारा की गई थी, जो कि मार्च 12 को स्टार्ट हो गई, अप्रैल 6 1930 तक वो चली। और उसके बाद में स्टार्ट किया गया साल्ट एजिटेशन, जिसको हम बात करते हैं कि
टू 1930 को गांधी जी ने वाइसरॉय जो इरविन थे उनको एक प्रकार से अपना प्लान ऑफ एक्शन इशू किया, या फिर प्लान ऑफ एक्शन के बारे में इनको इन्फॉर्म किया कि हम इस प्रकार से हमारा दांडी मार्च है वो स्टार्ट करने वाले हैं, और आप हमें बिल्कुल भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन या फिर किसी प्रकार का आप हमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो गांधी जी और उनके साथ में 78 मेंबर थे जो साबरमती आश्रम के, वो मार्च के जो 2 मार्च थे वहाँ से उन्होंने अपने जो हेडक्वार्टर था अहमदाबाद में, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। और साथ ही में जो एक प्रकार से गुजरात में एक विलेज है दांडी, वहाँ जो कि 240 मील दूर है अगर हम देखें अहमदाबाद से, तो वहाँ तक जाके उन्होंने एक प्रकार से जो साल्ट का जो लो था उसको तोड़ने का मकसद रखा। इसी में उन्होंने एक प्रकार से हम देखें तो 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी के कोस्ट पे वो पहुंचे, और साथ ही में वहाँ जाकर उन्होंने साल्ट को निकाला या फिर साल्ट को बनाया, वहाँ पे साल्ट को कलेक्ट किया, और एक प्रकार से उन्होंने साल्ट लॉ का वायलेशन किया। तो इसी प्रकार एक हम देखें तो इस शुरुआत हुई साल्ट एजिटेशन की, और इसके बाद में गांधी जी ने बहुत सी डायरेक्शंस भी इश्यूज की कि किस प्रकार से हमें जो आगे जो इस मूवमेंट को बढ़ाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक प्रकार से जब जब पॉसिबल हो हमें साल्ट लॉज को वायलेट करो, हमें सिविल डिसोबीडियंस करो, जो साल्ट लॉज है उनके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस करो, तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। उसी के साथ हम बात करते हैं कि जो फॉरेन लिकर्स हैं, जो फॉरेन क्लोज शॉप्स हैं, इनको बंद कर दिया जाए, और साथ ही में हमें जो टैक्सेस हैं वो हमें पे नहीं करने हैं। एक प्रकार से अगर हमारे पास अगर अच्छी स्ट्रेंथ हुई तो हम एक प्रकार से जो हमारे टैक्सेस हैं उनको हम बचा सकते हैं। और नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो लॉयर्स हैं, एक प्रकार जो वकील हैं, उनको अपनी जो प्रैक्टिस है वो गिव अप कर देनी चाहिए। पब्लिक थी वो एक प्रकार से लॉ कोर्ट्स को बाइकआउट कर देना चाहिए, और साथ ही में उन्हें जो हमारे एक प्रकार से हमारी पंचायत हैं या फिर एक प्रकार से हमारी जो ग्राम सभा है उनका यूज करना चाहिए अपने एक प्रकार से अपनी जो प्रॉब्लम्स है उनको सुनवाई करने के लिए लॉ कोर्ट्स की बजाय। साथ ही में जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनको रिजाइन कर देना चाहिए। तो ये हिस्टोरिक मार्च थी, वो एक प्रकार से मार्च 12 को स्टार्ट हुई, और गांधी जी ने 60 लोगों को ब्रोक किया जो कि अप्रैल 6 को ब्रोक किया, और उसी के साथ स्टार्ट हुए इन सभी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एक प्रकार से साल्ट एजिटेशन की। जिसके बाद हम बात करते हैं कि स्प्रेड ऑफ साल्ट लॉ डिसोबीडियंस, कि किस प्रकार से जो साल्ट लॉ था वो एक प्रकार से कैसे स्प्रेड हुआ। जिसमें हम देखें तो आफ्टर दांडी, जब दांडी में उन्होंने साल्ट लॉ का वायलेशन किया तो ये लगभग पूरे कंट्री में एक प्रकार से स्टार्ट हो गया। और जब तब नेहरू जी को उसके बाद में हम देखें तो नेहरू जी को अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो साल्ट लॉज को तोड़ रहे थे, और साथ ही में उनका ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा था, जैसे मद्रास, कलकत्ता और कराची के अंदर काफ़ी ह्यूज डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे थे। तो इस वजह से नेहरू जी को लगभग अप्रैल 1930 में उनको अरेस्ट कर लिया। और साथ ही में हम देखें तो गांधी जी को भी एक प्रकार से 4 मई 1930 को उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया था, क्योंकि उन्होंने जो धरासना साल्ट वर्कर्स थे वहाँ पे एक प्रकार से रेड को अनाउंस कर दिया था। तो इस वजह से उनको भी एक प्रकार से गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। और साथ ही में जब गांधी जी का अरेस्ट हुआ तो CWC जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी उन्हें सैंक्शन किया कि हमें एक प्रकार से जो रैयतवाड़ी एरियाज हैं वहाँ पर बिल्कुल भी कोई भी रेवेन्यू का पेमेंट नहीं करना है। साथ ही में हमें चौकीदारी टैक्स भी नहीं देना है, और एक प्रकार से हमें जो भी जमींदारी एरियाज हैं वहाँ पे जो चौकीदारी टैक्सेस लिए जाते हैं वो हमें नहीं देने हैं। और साथ ही में जो फॉरेस्ट लॉज हैं उनका वायलेशन करना है जो भी सेंट्रल प्रोविंस के अंदर। तो इस प्रकार के जो CWC थी उसने काफ़ी ज़्यादा ऐसे जो अनाउंसमेंट किए, क्योंकि जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था तो मेन जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो आपको उन्हें फ्री करना होगा। साथ ही हम बात करते हैं कि सत्याग्रह एट डिफरेंट प्लेसेज के अलग अलग जो भारत के अंदर अलग अलग जो एरियाज थे वहाँ पे किस प्रकार से सत्याग्रह चल रहे थे। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की, जहाँ पे अप्रैल 1930 में इससे जो एजिटेशन का इसकी शुरुआत हुई, और जिसके मेन लीडर थे वो थे श्री राजगोपालाचारी, और जो कि इन्होंने तिरुचिरापल्ली से वेदर नियम तक एक प्रकार से तंजौर कोस्ट थी वहाँ पे जाके 60 लोगों को ब्रेक किया, जो कि एक बार वेदर नियम एक एरिया है जो उन्होंने तिरुचिरापल्ली से स्टार्ट की, अपनी एक प्रकार से जो मार्च थी उसको स्टार्ट किया, और वेदर नियम थी वहां तक गए, और वहां पे जाकर उन्होंने 60 लोगों का ब्रेक किया। उसी के साथ हम बात करते हैं मालाबार में के केलप्पन के अंदर जो कि एक नायर लीडर थे, उनके अंडर में वाईकोम सत्याग्रह चल रहा था। और साथ ही में जो पी कृष्ण पिल्लाई थे उन्होंने नेशनल फ्लैग को एक प्रकार से होस्ट किया, और साथ ही में जो पुलिस की लाठी भी काफ़ी ज़्यादा सही, क्योंकि कालीकट बीच के ऊपर उन्होंने 60 लोगों का वायलेशन किया नवंबर 1930 में। जिसके बाद हम बात करते हैं कि आंध्र रीजन के अंदर चलते हैं, तो वहाँ पे ईस्ट और वेस्ट गोदावरी, कृष्णा और गुंटूर जैसे इलाकों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से इस लॉ का वायलेशन किया गया। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट ओडिशा के अंदर, तो ओडिशा के अंदर गोपाल बंधु चौधरी थे, जो कि बालासोर, कटक और पूरी डिस्ट्रिक्ट से अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस 60 लॉ का वायलेशन करवाया। और साथ ही हम देखते हैं नेक्स्ट असम के अंदर, तो असम के अंदर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो
ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं ले पाया, लेकिन वहाँ पे फिर भी एक प्रकार से हम देखें जो स्टूडेंट्स थे वो स्ट्राइक्स कर रहे थे, उनके लिए एक प्रकार से कनिंघम सर्कुलर लाया गया, जिसमें कि जो अदर जैसे कि उसमें थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो एक प्रकार से अगर ओपन मूवमेंट में भाग लेते हैं या फिर स्ट्राइक्स करते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर उनको उनकी जो पढ़ाई है फिर उनकी एजुकेशन उससे भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिस प्रकार एक प्रकार से कनिंघम सर्कुलर आया तो इस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। और साथ ही हम बात करते हैं जो चंद्रप्रभा साइकियानी थी, उन्होंने दिसंबर 1930 में एक प्रकार से जो एक कचौरी विलेज है वहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज का वायलेशन किया। तो इस प्रकार से लगभग हम देखें तो जो नॉर्मल जो लॉज थे उनको काफ़ी ज़्यादा वायलेट किया गया। और जिसके बाद हम देखते हैं जो बंगाल थे, बंगाल के अंदर जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने वो टू फैक्शंस में बटे हुए थे। इसमें फर्स्ट फैक्शन था वो सुभाष बोस के अंडर में था और सेकंड था वो जेएम सेनगुप्ता के अंडर में था। और हम देखें तो वहाँ पे जैसे सूर्य सेन थे तो वो चित्तगोंग रिवोल्ट जैसे ग्रुप्स को भी उस समय ही कैरी कर रहे थे। उन्होंने टू आर्मरीज की जो कि चित्तगोंग के जो टू आर्मरीज थी ब्रिटिशर्स की उसके ऊपर भी रेड की और उनको लूटा भी। और तो इस प्रकार से वो उनकी जो चित्तगोंग जो रिवोल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल भी रहा और उसके बाद में उन्हें फांसी दे दी गई। तो ये हम पिछले जो क्लासेस थे जो रिवोल्यूशनरी क्लासेस थे उनमें हम ये बातें पढ़ चुके हैं। और उसी के साथ हम बात करते हैं उन्होंने एक प्रकार से प्रोविजनल गवर्नमेंट का भी स्टेब्लिशमेंट कर दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टेट है वो है बिहार, जहाँ पे चंपारण, सारण और जो कि पटना पटना नाकास पटना के इलाके हैं वहाँ पे नाकस पॉन्ड को उन्होंने एक प्रकार से 60 लोगों के लिए वायलेशन किया, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार का कोई कोस्ट नहीं होने के कारण उन्होंने जो नाकस पॉन्ड था वहाँ पर जाकर 60 लोगों का वायलेशन किया, जो भी अंबिका कांत सिन्हा के अंडर में किया गया। क्योंकि एक प्रकार से हम देखें तो जो वायलेशन करना है 60 लोगों का, एक प्रकार से जब आप कंटिन्यूअसली अगर हर जगह पे ऐसे वायलेशन होता है तो एक प्रकार से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से इन जो लॉज थे उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से वायलेशन किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं पेशावर में। पेशावर में चल रहे थे उस समय खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि एक प्रकार से एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्मर्स के रूप में वर्क कर रहे थे। साथ ही में उन्होंने जो पठान्स थे उनको भी पॉलिटिसाइज किया था। और उन्होंने एक प्रकार से जो पख्तून जो इलाका था जहाँ पे पख्तून जो एक प्रकार से हम देते तो पश्तू भाषा जहाँ पे बोली जाती है, उन इलाकों में जो रहते हैं, उन्होंने एक प्रकार से जो एक ब्रिगेड थी खुदाई खिदमतगार उसके अंडर में उन्होंने उनको ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद हम बात करते हैं सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए मई 7 या फिर 7 मई को वो जो महाराष्ट्र के अंदर जो टेक्सटाइल वर्कर्स थे वो भी रेड के ऊपर चले गए। साथ ही में हम बात करते हैं नेक्स्ट धरासना, जो कि वहाँ पे 21 मई 1930 को अंडर सरोजनी नायडू, इमाम साहिब और मणिलाल के अंदर में काफ़ी एक प्रकार से हम देखें तो शांति से बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से वहाँ पे रेड की गई, जो कि धरासना साल्ट वर्क्स के अंदर में की गई थी। जो कि एक प्रकार से हम देखें जो गांधी जी ने ये अनाउंस किया था, तो गांधी जी के इस मकसद को पूरा करने के लिए सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और मणिलाल ने एक प्रकार से इसका एजेंडा उठाया और उन्होंने इस जो धरासना साल्ट वर्कर्स के ऊपर जो एक प्रकार से रेड हुई थी उसको कंप्लीट किया। साथ ही में उनके ऊपर ब्रूटल लाठीचार्ज किया गया। इस दो की डेथ हुई और साथ में 320 के लगभग इंजर्ड हुए। तो ये अगर हम देखें तो ये बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीका था, जिसमें कि एक प्रकार से हम देखें तो उस समय पूरे वर्ल्ड में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अगर हम देखें तो फेमस हुआ था ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी एक प्रकार से वायलेंस नहीं किया गया, जबकि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस किया गया था। जो प्रोटेस्टर थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायलेंस किया गया था, लेकिन जो प्रोटेस्टर थे उनके द्वारा बिल्कुल भी 1% भी अगर हम देखें तो उन्होंने उन वायलेंस का यूज नहीं किया। तो इस प्रकार से बिल्कुल नॉन वायलेंट मूवमेंट था। इसके बाद हम बात करते हैं गुजरात की, जहाँ पे आनंद, बोरसाद और नादिर जो एरिया थे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि बारदोली जो कि सूरत के अंदर है और जम्बूसार जो कि भरूच के अंदर है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तरह से इनको साल्ट लॉज का वायलेशन किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, जहाँ पे फॉरेस्ट लॉज को तोड़ा गया, तो वहाँ पे ग्रेजिंग की गई और टिम्बर्स को वहाँ पे इकट्ठा किया गया। तो इस प्रकार से फॉरेस्ट लॉज को भी तोड़ा गया। और इसके बाद हम बात करते हैं यूनाइटेड प्रोविंस की, वहाँ पे नो रेवेन्यू कैंपेन्स चलाए गए, वहाँ जो कि आगरा, रायबरेली में अक्टूबर 1930 तक ये फैलते रहे, जहाँ पे बिल्कुल भी कोई रेवेन्यू नहीं दिया गया। इसके बाद हम बात करते हैं मणिपुर और नागालैंड के अंदर, वहाँ पे रनिंग गाइडेलियो के अंदर, जो कि जिनकी लगभग एज अगर हम देखें तो 13 ईयर्स की एज थी, उन्होंने नागा जो स्पिरिचुअल लीडर थे उनके उनके एक प्रकार से हम देखें तो उनके कजिन थे, जैसे हाइपो जांडो नोंग, एक प्रकार से रानी गाइडेलियो के कजिन थे, जो एक प्रकार से नागा स्पिरिचुअल लीडर भी थे। उनके साथ उन्होंने वहाँ पे लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से हम देखें तो इस लॉ को वायलेशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया। और उन्होंने कहा कि वी आर फ्री पीपुल एंड द वाइट मैन शुड नॉट रूल आवर अस, कि हम एक प्रकार से हम आज़ाद आज़ाद लोग हैं, हमारे ऊपर जो वाइट लोग हैं या फिर जो ब्रिटिशर्स हैं हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई रूल नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए अक्टूबर 1932 को उन्हें जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद में
जब इंडिया की गवर्नमेंट खुद जो 1946 में बनी, तब जवाहरलाल नेहरू ने उनको तुर्रा जेल से वहाँ से रिलीज़ किया था। तो इस प्रकार से हम देखें तो इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। तो इस बात में हम बात करते हैं जो फॉर्म्स ऑफ मोबिलाइज़ेशन, कि किस प्रकार की जो फॉर्म्स थी या फिर किस प्रकार से लोग इकट्ठे हो रहे थे, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो वो है जैसे कि प्रभात फेरीज़, वानर सेना वहाँ पे बनाई जा रही थी, मंजरी सेनाज़ वहाँ पे बनाई जा रही थी, सीक्रेट पत्रिकाज़, मतलब एक प्रकार से सीक्रेट जो पत्रिका थी, जो वहाँ पे फैलाई जा रही थी, लोगों में एक प्रकार से मोटिवेशन डाला जा रहा था। साथ ही में जो मैजिक लैंटर्न शोज़ चल रहे थे, तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी तरह से मोबिलाइज़ेशन काफ़ी अच्छे तरीके अपनाए गए थे। जिसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजिटेशन, इस एजिटेशन का क्या-क्या इम्पैक्ट हुए इसमें, कि जो फॉरेन क्लॉथ और जो अदर आइटम्स थी, उनकी जो इम्पोर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा गिरी। इस वजह से ब्रिटिशर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा, और साथ ही में जो गवर्नमेंट सफर्ड ए लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम लिकर, क्योंकि लिकर की जो शॉप्स हैं उनको बंद कर दिया गया। साथ ही में जो एक प्रकार से हम देखें, जो भारत में आने वाले जो टेक्सटाइल्स थे उनको भी खरीद बंद कर दी गई, जो लैंड ग्रांट्स थी वो भी नहीं दी गई। तो इस वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ एक प्रकार से इनकम के रूप में। और अगर हम देखें तो उन्हें जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, वहाँ पे इलेक्शन चल रहे थे, उनको काफ़ी अच्छी तरह से, फिर काफ़ी बड़े तरीके से, काफ़ी बड़े एक हद तक उनको बॉयकॉट किया गया। जिसके बाद हम बात करते हैं कि एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन की, किन-किन का इसमें काफ़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन रहा। जिनमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि विमेन्स, तो गांधी जी एक प्रकार से बोलते थे कि जो विमेन्स वो इसमें काफ़ी अच्छी तरह से एक प्रकार से अपना रोल निभा सकती हैं, कि वो जिस प्रकार जैसे कि जैसे नॉर्मल काफ़ी अच्छे-अच्छे वर्क्स है, जैसे लिकर शॉप्स को एक प्रकार से पिकेटिंग करना, उनकी ओपियम डेंस को स्टॉप करना, जो फॉरेन क्लॉथ्स है उनकी सेलिंग को रोकना। तो इस प्रकार के काफ़ी बड़े-बड़े काम एक विमेन्स कर सकती हैं, और विमेन्स को एक प्रकार से जल्दी से कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया जाएगा। तो इस वजह से जो विमेन्स थी उन्होंने काफ़ी अपना अच्छा रोल निभाया, और एक प्रकार से उन्होंने इस जो मूवमेंट था इसको एक प्रकार से बॉयकॉट किया, इस मूवमेंट को काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने एक प्रकार से आगे बढ़ाया। जिसके बाद हम बात करें स्टूडेंट्स थे, वो काफ़ी अच्छे प्रोमिनेंट रहे। अगर हम देखें तो कुछ इलाकों में छोड़ के जहाँ पे कनिंघम सर्कुलर लाया गया था, तो उसकी वजह से भी कुछ स्टूडेंट्स को रोका गया। लेकिन अगर हम देखें तो मोस्टली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छे इलाकों के अंदर स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छी तरह से वर्क कर रहे थे। उसी के साथ हम बात करते हैं मुस्लिम्स की, तो मुस्लिम्स एक प्रकार से इसमें इतना ज़्यादा पार्ट नहीं ले पाए, क्योंकि जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने कहा था कि आप इस मूवमेंट से दूर रहें। और लेकिन अगर हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस था, जहाँ ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, उन्होंने खुदाई खिदमतगार जैसे अपनी एक प्रकार से अपनी सेना ऑर्गेनाइज की थी। तो उसमें भी जो एक प्रकार से हम देखें तो कुछ मुस्लिम्स इसमें भी अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी तरह से पार्टनरशिप ले रहे थे। लेकिन अगर हम देखें तो मेनली अगर हमारे मेनलैंड इंडिया की बात करें तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मुस्लिम पार्टिसिपेशन नहीं था। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो नॉर्थ वेस्ट था, वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन था। उसके बाद हम बात करते हैं कि मर्चेंट्स एंड पेटी ट्रेडर्स की, दे वर एंथुसियास्टिक स्पेशली इन तमिलनाडु एंड पंजाब की, जो ये तमिलनाडु और जो पंजाब के इलाके हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एक प्रकार से इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना हिस्सा निभाया, अपना काफ़ी ज़्यादा हकदारी या फिर काफ़ी अच्छी तरह से पार्टनरशिप दी जिसमें। और उसके बाद हम बात करें ट्राइबल्स थी, उन्होंने अपने जो सेंट्रल प्रोविंस ऑफ महाराष्ट्र और कर्नाटक के इलाके थे वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने अच्छी तरह से इस रिवोल्ट को अपनाया। उसके बाद हम बात करते हैं वर्कर्स की, जो कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और सोलापुर जैसी जहाँ की, जो कि एक प्रकार से हम देखें कि जो बिजनेस हब्स हुआ करते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से एक इनका वर्कर्स के द्वारा काफ़ी अच्छी तरह से बॉयकॉट किया गया, और साथ ही में गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की गई। तो एक प्रकार से वर्कर्स ने भी अपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में काफ़ी अच्छी तरह से सहयोग किया। इसके बाद हम बात करते हैं पीजेंट्स की, तो पीजेंट्स जैसे यूपी, बिहार, गुजरात जैसे इलाकों में काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव थे, और इसका मेन रीज़न भी यही था कि पीजेंट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे, इसलिए इनके इसके अंदर जो नो रेवेन्यू कैंपेन चल रहा था, तो उस कैंपेन को भी आगे बढ़ाने में पीजेंट्स ने ही काफ़ी अच्छी तरह से सहयोग किया था। तो ये सब आज हमने पढ़ा कि जिसमें सीडीएम किस प्रकार से चला, या फिर जो हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसका किस प्रकार से प्रोग्रेस हुई, और किस प्रकार से वो आगे बढ़ता गया, और किस प्रकार से उसमें किस किसने पार्टनरशिप थे। तो ये सब आज हमने पढ़ा। जिसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसको सस्पेंड करवाया गया, और जिसमें कि जैसे गांधी रिव इम्पैक्ट हुआ, तो उसके पीछे क्या क्या ऐसी जो प्रॉब्लम्स थे, और किसमें उसमें क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। तो उस पर इसको इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।